आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज है 21 जनवरी और शाम का डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर लेकर आ गया हूं मैं अमन गुप्ता। जो बाइडन ने अमेरिका की सत्ता संभालते ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले बदल दिए हैं। ये कौन से फैसले हैं और क्या फिर से अमेरिका दुनिया का अगुवा बन पाएगा? दूसरी खबर में बात होगी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 की, यानी नवाचार सूचकांक की। इसमें कौन से राज्य आगे हैं, कौन फिसड्डी रहे और इसके कारण जानेंगे। इसके बाद भारतीय शेयर बाजार में ऐतिहासिक उछाल के कारण समझेंगे। जानेंगे कि क्या ये अमेरिका में हुए सत्ता परिवर्तन का असर है या कुछ और वजह है। और लास्ट में बताएंगे कि आईपीएल में किन टीमों ने अपने कौन से बड़े खिलाड़ियों को कर दिया है आउट। लेकिन पहले सुनिए हेडलाइंस खुशबू से। महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टर्मिनल 1 गेट में आग लगने की वजह से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अभी फिलहाल आग नियंत्रण में है और कोविड वैक्सीन की यूनिट में आग नहीं लगी है। गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर रैली को लेकर चल रही दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच की बैठक में किसानों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें दिल्ली में घुसने से इनकार किया है, जबकि किसान दिल्ली में रैली निकालने को लेकर अड़े हुए हैं। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी सहयोगी वीके शशिकला को बुखार और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद सरकारी बोरिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अग्रिम जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना के एडिशनल सत्र जज को निबंध लिखने का आदेश दिया है। जज को 10 आदेश पढ़कर 30 दिन में निबंध तैयार करना होगा। नए संसद भवन के निर्माण की वजह से संसद भवन परिसर की पहचान बन चुकी महात्मा गांधी की मूर्ति की जगह अब बदल गई है। संसद के गेट नंबर 1 के पास लगी गांधी मूर्ति को अब गेट नंबर 3 के पास शिफ्ट किया गया है। सेबी ने फ्यूचर ग्रुप को अपना रिटेल एसेट रिलायंस को बेचने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके चलते आज रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के शेयरों में अच्छी तेजी देखी गई। और आज एक इतिहास रचते हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया। सेंसेक्स 304 अंकों की तेजी के साथ 50,096 पर, जबकि निफ्टी 86 अंक की तेजी के साथ 14,730 पर खुला। यह है शाम का खबरनामा दिन भर। मेरा नाम है अमन गुप्ता। अब अमेरिका की कमान जो बाइडन के हाथों में है। कल शपथ लेने के बाद जब वे राष्ट्रपति कार्यालय यानी ओवल ऑफिस पहुंचे तो फुल एक्शन में दिखाई दिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा भी कि मुझे कई काम करने हैं और इसीलिए मैं यहां आया हूं। मेरे पास वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है, इसलिए तुरंत काम शुरू करने जा रहा हूं। और फिर कुर्सी संभाली तो सबसे पहला काम वही किया जिसकी दुनिया को उम्मीद थी, ट्रंप के फैसलों को पलटना। उन्होंने ताबड़तोड़ 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन कर दिए। कौन कौन से ये फैसले हैं और इन्हें दुनिया में किस तरह देखा जा रहा है, यही पूछा मैंने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रिसर्चर और अमेरिका की राजनीति की नब्ज समझने वाले कशिश परपियानी से। देखिए, ये पहली बार हुआ है कि एक नए प्रेसिडेंट आए हैं और 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं। हालांकि ये नंबर थोड़ा होता है, बड़ा होता है नंबर, क्योंकि जब नए प्रेसिडेंट आते हैं उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल जो होता है वो लिमिटेड होता है, तो जल्द से जल्द जितना कर सके वो करते हैं। मगर इसका एवरेज नंबर यूजुअली है कि पहले 2 वीक में समझो 8 से 12 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं। बाइडेन ने 24 आवर्स के अंदर ही 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर लिए और इसमें तरह तरह के पॉलिसीज को ओवरटर्न किया है, ट्रम्प की पॉलिसीज को। पहले तो यूएस अब फिर से पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड ज्वाइन करेगा। जो बाइडेन के क्लाइमेट ऑनवॉय है जॉन केरी, जिन्होंने 2014 में वो अग्रीमेंट नेगोशिएट भी किया था इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ, उन्होंने तो ये भी अब ट्वीट किया है कि अब यूएस जब री एंटर करेगा पेरिस अग्रीमेंट, तब जो कमिटमेंट्स डिसाइड हुए थे वो सीलिंग नहीं है, वो अब फ्लोर है। उसका मतलब है कि अभी यूएस नए कमिटमेंट्स के लिए पुश करेगा, कमिटमेंट्स को बढ़ाने के लिए पुश करेगा। अराउंड द वर्ल्ड ये पर्टिकुलर डिसीजन तो लोग अपलॉड तो करेंगे ही, मगर कुछ हद तक कोई कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ये तो सोचेंगे कि हम तो डेवलपिंग नेशंस थे और अब अमेरिका फिर से हमें बोलेगा कि आप कमिटमेंट्स बढ़ाइए। तो इसमें थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन रहा है। दूसरे 2-3 जो इम्पोर्टेंट है, मैं सारे 15 तो डिस्कस नहीं करूंगा, मगर दूसरे जो 2-3 इम्पोर्टेंट रहे वो ये है कि एक ऑर्डर था कि
ट्रम्प ने जो विड्रॉल फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट किया था उसको भी ओवरटर्न किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि फेडरल प्रॉपर्टीज और फेडरल बिल्डिंग्स में अब मास्क का यूज होना अनिवार्य है, तो कोरोना वायरस को लेकर भी इसमें थोड़े थोड़े एक्शंस थे। फिर एक कंट्रोवर्शियल पाइपलाइन है जो कनाडा से अमेरिका में आती है, कीस्टोन पाइपलाइन। वो ओबामा ने उसको हॉल्ट किया था, ट्रम्प ने वो डिसीजन ओवरटर्न किया था, तो अब बाइडेन ने फिर से उसे हॉल्ट कर दिया। तो ये कुछ 4-5 इम्पोर्टेंट है। और एक ऑर्डर ऐसा भी कहा जा रहा है मुस्लिम बैन को भी लेकर है कि वो जो मुस्लिम बैन ट्रम्प ने लागू किया था 7 कंट्रीज को लेकर, वो भी ओवरटर्न किया गया है। कशिश, ट्रंप के समय में जो अमेरिका की ताकत का झुकाव एक खास विचारधारा वाले देशों की तरफ हो गया था, अब क्या लगता है, क्या एक बार फिर अमेरिका सेंटर ऑफ पावर बन के लीड करने वाला है? देखिए, अभी पिछले 4 साल में तो दुनिया आगे निकल चुकी है। आप इंडो पैसिफिक का एग्जांपल ले लीजिए। इंडो पैसिफिक में अब दूसरे प्लेयर्स भी आ चुके हैं, रीजनल प्लेयर्स तो थे ही। ऑस्ट्रेलिया अब ज्यादा वोकल बन गया है कोरोना वायरस को लेकर। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा आवाज उठाई WHO में इन्वेस्टिगेशन को लेकर। ऑस्ट्रेलिया हुआवे और 5G को लेकर भी फोरफ्रंट में था। ये तो बस एक एग्जाम्पल है। इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए भी बाहर के पावर्स अब ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो रहे हैं। उसमें भी रीजनल पावर्स थे, जापान जैसे इंडिया और जापान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, मगर अब इंडिया और फ्रांस की भी बढ़ रही हैं, क्योंकि फ्रांस ने भी अब अपना एक पोजीशन ले लिया इंडो पैसिफिक को लेकर। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले 4 सालों में जब ट्रम्प अपनी यूनिलैटरलिज्म दिखा रहे थे और दुनिया से थोड़ा परे हो रहे थे, तब ये जो दूसरे मिडिल पावर्स हैं, रीजनल पावर्स, इंटरनेशनल पावर्स, उन्होंने काफी हद तक बहुत चीजों में स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। अब एक नई रियलिटी है ये अब दुनिया एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड है। तो सिर्फ अमेरिका के वापस लिबरल और सेंटर होने से उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो वापस एट द हेड ऑफ द टेबल बैठ जाए। तो ये मगर इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि बाइडेन इसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि कैंपेन के वक्त 2020 कैंपेन के वक्त उन्होंने ये तो प्रॉमिस किया ही था कि अमेरिका विल बी बैक एट द हेड ऑफ द टेबल, मगर वो इतना आसान नहीं होगा। ये है मेरा कहने का मतलब। ये थे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में शोधकर्ता कशिश परपियानी। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी नए प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। दशकों से चले आ रहे योजना आयोग को ख़त्म करके उन्होंने इसकी जगह नीति आयोग का गठन किया था। ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है और समय समय पर ये राज्यों के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करके एक इंडेक्स यानी सूचकांक जारी करता है। इसी कड़ी में नीति आयोग ने दूसरा इनोवेशन इंडेक्स जारी किया। ये इंडेक्स है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। इसमें कर्नाटक पहले स्थान पर है। तो इस इंडेक्स का मतलब क्या है और किस आधार पर इसे तैयार किया गया है, ये जानने के लिए मैंने बात की आज तक रेडियो में हमारे साथी प्रतीक वाघमारे से। देखिए अमन, दरअसल हर साल नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस मिलकर भारत नवाचार सूचकांक यानी कि इनोवेशन इंडेक्स तैयार करते हैं। आप गौर करें अमन, तो ऐसा ही मिलता जुलता इंडेक्स वैश्विक स्तर पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के नाम से जारी होता है। इस साल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया है। इसी इंडेक्स की तर्ज पर सेकेंड इंडियन इनोवेशन इंडेक्स को तैयार किया गया है। 2 प्रमुख पहलुओं को ध्यान में रखा गया है इसमें। पहला है कि इनोवेशन कैपेबिलिटी किसकी कितनी है और इनोवेशन यानी कि नवाचार के क्षेत्र में क्या आउटकम रहा है। इन्हीं बातों को शामिल कर ये इंडेक्स तैयार किया गया है, जिसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत द्वारा ये सूचकांक जारी किया है। तो प्रतीक, टॉप पर तो कर्नाटक है, मगर दूसरे राज्यों की रैंकिंग क्या है इस इंडेक्स में और उन्हें कितना सुधार की आवश्यकता है? तो अमन, कर्नाटक के अलावा इनोवेशन इंडेक्स में महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल को टॉप 5 राज्यों में जगह मिली है। जबकि अगर नीचे के पायदान पर रहने वाले राज्यों पर गौर करूं तो इंडेक्स में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार का स्थान सबसे नीचे रहा है। जिन राज्यों ने इनोवेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया है वे बेहतर पायदान पर हैं, जबकि इसी के ठीक समानांतर वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिन्होंने ऑन कंपैरेटिव बेसिस इनोवेशन के मद्देनजर बेहतर प्रयास नहीं किया है। इससे इनोवेशन के क्षेत्र में राज्यों की क्या ताकत है और क्या कमजोरियां हैं, उनका समय रहते पता लगाकर उस दिशा में मजबूती लाने के लिए काम किया जा सकता है। अच्छा प्रतीक, एक और चीज़ जो राज्य आपने बताए, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, इनके पिछड़ने की वजह क्या है और ज़्यादातर राज्यों के इनोवेशन स्कोर क्या रहे हैं?
बिल्कुल अमन, मैं आपको बताऊं, बड़े राज्यों का औसत इनोवेशन स्कोर 100 में से मात्र 25 अंक के आसपास रहा है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का 26 के आसपास। ऐसे में ये जाहिर तौर पर समझा जाना चाहिए कि इनोवेशन के क्षेत्र में सभी को बेहतर करने की ज़रूरत है। और दरअसल ये मामला है भी पूरा का पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ा हुआ। इसे आप ऐसे समझिए कि जिन राज्यों का इकोनॉमिक ग्रोथ जितना बेहतर है, उन्होंने उतना ही प्रदर्शन किया है और अच्छा इनोवेशन स्कोर हासिल किया है। लिहाजा केंद्र की ओर से ज़रूरी नीतियों को शुरू करने के अलावा इनोवेशन के लिए राज्यों को अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के सुधार की दिशा में भी काम करना चाहिए। ये थे आज तक रेडियो के हमारे साथी प्रतीक वाघमारे। और देश में कोरोना का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिलहाल बुजुर्गों और बच्चों को वैक्सीन नहीं दी जा रही। सवाल ये उठ रहा है कि जब दी जाएगी तो वैक्सीन किसको पहले दी जाएगी, बच्चों को या बुजुर्गों को? इसी को लेकर आज हमारे कोरोना कवरेज में चर्चा की गई है। ये कोरोना कवरेज आप सुनना चाहते हैं तो हमारे वेब पेज पर आइए। वेब पेज का पता है aajtak.in/podcast। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। और आज जो बाइडन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी पॉजिटिव दिखाई दिया। भारतीय शेयर बाजार भी गुलजार रहा, और सिर्फ गुलजार ही नहीं, ऑल टाइम हाई रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स पहली बार 50,000 के आंकड़े को पार कर गया। आज सुबह जब शेयर बाजार खुला तो सेंसेक्स 50,096 पर था और निफ्टी 14,730 पर। इन्वेस्टर्स की तो जैसे बाँछें खिल गईं। लेकिन क्या भारतीय शेयर बाजार पर यह सिर्फ बाइडन का असर था, या कोई और भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सेंसेक्स 50,000 के पार हो गया है? यही पूछा मैंने इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एसोसिएट एडिटर और मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंखधर से। जी देखिए, सेंसेक्स को 50,000 तक खींच के लाने में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है वो है सस्ती पूंजी ने। पूरी दुनिया में अगर आप देखें, यूरोप में, अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट हैं वो 0 और 1% के आसपास हैं। यानी कि वहाँ पर जो कर्ज मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं। आज हमने सुबह देखा कि एक आंकड़ा आया कि जर्मनी में जो बॉन्ड यील्ड है वो 0 से नीचे चली गई है। बॉन्ड यील्ड का 0 से नीचे जाने का मतलब ये हो गया कि आपको इन्वेस्ट कर वहाँ पर सरकारी बॉन्ड में कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। तो जो ये इतनी चीप क्रेडिट है पूरी दुनिया में, वो कहीं ना कहीं रूट होकर भारत के शेयर बाजार तक भी पहुंच रही है। और हम देख रहे हैं FIs की ओर से लगातार भारतीय शेयर बाजार में खरीदारी की जा रही है। ये एक बड़ा फैक्टर है जिसने सेंसेक्स को इस मुकाम तक पहुंचाया है। हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी में अभी रिबाउंडिंग शुरू हुई है, वापसी शुरू हो रही है धीरे धीरे। मैक्रो नंबर्स अगर आप देखें तो बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर आप जॉब्स के देखें, इनकम्स के देखें, मैन्युफैक्चरिंग के देखें, IIP के देखें, बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो अभी प्री कोविड लेवल भी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर शेयर बाजार में ये तेजी बनी हुई है तो उसका एक बड़ी वजह ये सस्ती पूंजी है। इसके अलावा एक दूसरी जो बड़ी वजह है वो है कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ना। हमने देखा कि कोविड के दौरान बहुत सारी कंपनीज ने स्टाफ की कटौती करी, सैलरीज घटाई, बहुत तरीके के अन्य जो उनके खर्चे थे वो कम हो गए। कंपनियों में प्रोडक्शन भले नहीं हुआ, कंपनियों ने जो प्रोडक्ट बिके उनकी कीमतें बढ़ा दी। तो ये तमाम काम हुए उस दौरान जब देश में मंदी थी, रोजगार जा रहे थे, कंपनियां खर्चे घटा रही थी और उसकी वजह से उनके मार्जिन्स फूल रहे थे। ये इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत नहीं हो सकता है। ये हमारे आपके तमाम जनता के लिए ये अच्छी बात भले ना हो, लेकिन बाजार के अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट के लिहाज से देखेंगे तो ये अच्छा है कि खर्चे घटे और मुनाफे बढ़े। तो ये वजह है कि बाजार में जो चुनिंदा कंपनियां थीं जो सेंसेक्स में अच्छा वेटेज रखती हैं। हमने देखा कि कोविड के दौरान जो निफ्टी 7,500 के स्तर तक पहुंच गया था, आज 15,000 के मुकाम पर है। ठीक वही कंपनियां जो सबसे ज्यादा वेटेज रखती थीं, जैसे रिलायंस हो गई, HDFC हो गई, उनमें भी 3-3 गुने उनके स्टॉक प्राइस हो गए। 800 रुपए वाला रिलायंस 2,200 रुपए तक इस दौरान पहुंच गया। तो ये वजह थी जिसकी वजह से ये जो मार्केट था वो 50,000 के मुकाम तक पहुंच गया। शुभम जी, अगर इस पूरे मसले को थोड़ा पॉलिटिक्स से जोड़कर और डोमेस्टिकली मैं देखूं
तो ये देखता हूं कि मोदी के राज में सेंसेक्स 25,000 से सीधा डबल हो गया है, और ये तब है जब कोरोना की मार भी पड़ रही है। तो क्या मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनका भी इसके पीछे कुछ योगदान है? जी देखिए, जहां तक आपने बात की कि सरकार का इसमें कितना योगदान है, तो सरकार जितना कर सकती है, सबसे पहले तो बाजार ये बात पसंद करता है कि सरकार मजबूत हो, मतलब मिलीजुली सरकार ना हो। वो बातें लेकिन पुरानी हो गई, वो 2014 से बात थी। ये बात तो बाजार 2014 से देखता आ रहा है कि सरकार मजबूत सरकार है देश में और एक बहुमत की सरकार है। पॉलिसीज का जहां तक बात थी, तो हमें ये देखना होगा कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से बाजार में एफडीआई आया है, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से मेक इन इंडिया, ये तमाम स्कीमें थी जिनका असर दिखा हो ना दिखा हो, लेकिन बाजार ने ये देखा कि सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही है जो मैन्युफैक्चरिंग को, जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो सरकार ने नहीं भी किए लेकिन जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया, जैसे क्रूड, कच्चे तेल की कीमतें ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत एक अच्छी खबर है, बाजार के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से। हमारे इंपोर्ट बिल कम हो गए। हमने देखा कि इस दौरान एक ऐसा समय था जब सरकार को ये मौका मिला कि कच्चा तेल बहुत नीचे है, उसके बाद भी हमने पेट्रोल डीजल महंगा खरीदा। क्यों? क्योंकि सरकार ने उस पर बड़ी ड्यूटीज, बड़े टैक्सेस लगा रखे हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि सरकार की पॉलिसीज से ज्यादा जो बाजार का रोल है, क्योंकि हम केवल बाजार की बात कर रहे हैं, तो वो डिमांड सप्लाई से चलता है। अगर शेयरों की डिमांड है तो वो कब है? तब है जब ज्यादा खरीदार खड़े। ज्यादा खरीदार कब खड़े हैं? तब खड़े हैं जब सस्ती पूंजी है, एक ऐसा बाजार है जो ट्रांसपेरेंट है, अच्छी कंपनियां हैं, मजबूत कंपनियां जिनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं। और यही सारा मिश्रण जो है वो बाजार को ईंधन दे रहा है इस तेजी का, इस रफ्तार का, इस नई ऊंचाइयों को छूने का। ये थे इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एसोसिएट एडिटर और मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंखधर। और अब बात क्रिकेट की। आईपीएल का ऑक्शन अगले महीने है और उससे पहले ही 8 फ्रेंचाइज ने अपने खिलाड़ियों की कटनी छटनी शुरू कर दी है। हर टीम ने कुछ खिलाड़ियों को रिटेन किया है तो कुछ को रिलीज। तो कौन से वे बड़े नाम हैं जिनके साथ उनकी फ्रेंचाइज ने करार खत्म कर दिया है? आइए सुनते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल के साथ हमारे सहयोगी कुमार केशव की ये चर्चा। भारत का बहुचर्चित ऑस्ट्रेलिया दौरा समाप्त हो गया है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान 2 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर सबसे ज्यादा विवाद में रहे। एक तो टिम पेन, जिन्होंने अश्विन को ललकारा था, और दूसरे स्टीव स्मिथ, जो अपनी हरकतों के कारण इंडियन फैंस के निशाने पर आए। सीरीज में स्टीव स्मिथ का बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं बोल पाया, और अब एक और खबर उनके लिए ये है कि आईपीएल की जो उनकी फ्रेंचाइज है राजस्थान रॉयल्स, उसने स्मिथ को कप्तानी की जिम्मेदारी से रिहा कर दिया है और संजू सैमसन के हाथों में टीम की बागडोर सौंप दी है। तो कितना बोल्ड कदम है ये, इकबाल? देखिए, स्टीवन स्मिथ को हटाने के पीछे जो लॉजिक या कारण मुझे नजर आता है, शायद पिछला सीजन जो है बहुत अच्छा नहीं गया था राजस्थान रॉयल्स के लिए, स्टीवन स्मिथ की लीडरशिप में, क्योंकि याद करें तो 2020 के आईपीएल में राजस्थान की टीम अंतिम पायदान पर थी और खुद का प्रदर्शन भी जो है बहुत ज्यादा कोई अच्छा नहीं रहा है। पिछले सीजन में स्टीवन स्मिथ का 311 रन उन्होंने बनाए थे और मात्र 3 अर्धशतक का थे उनके नाम, और कुछ डिसीजंस भी उनके ऐसे रहे जिसको लेकर के उनको काफी आलोचना झेलनी पड़ी। लेकिन क्योंकि एक और बात ये भी है कि उनके पास जो बिग 3 है राजस्थान रॉयल्स के पास, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर और जोफ्रा आर्चर, ये तीनों क्योंकि उनके पास हैं, तो ऐसे में अगर स्टीवन स्मिथ को जाने भी देते हैं तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि प्राइस टैग भी आप स्टीवन स्मिथ का देखिए तो कितना ज्यादा था, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर कोशिश ये है संजू सैमसन को आगे बढ़ा करके ये एक संदेश है कि वो अब युवाओं में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली इंडियन कैप्टन अगर कोई आपका होता है तो फिर बाध्यता नहीं होती है आप क्योंकि आप ओवरसीज 4 ही खिला सकते हैं, और ऐसे में आपका कैप्टन अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, विदेशी खिलाड़ी है वो, तो फिर ऐसी सूरत में आपका जो बैलेंस है वो गड़बड़ाता है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर एक यंग कैप्टन अपॉइंट करके एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है राजस्थान रॉयल्स ने। अच्छा, अब बात 2 दिग्गज खिलाड़ियों की, हरभजन सिंह और लसिथ मलिंगा। सीएसके और मुंबई इंडियंस ने इन्हें नमस्ते कर दिया है, तो क्या इनका अध्याय खत्म ही माना जाए?
देखिए, जहाँ तक हरभजन सिंह और लसित मलिंगा का सवाल है, अब उम्र भी इनकी हो चुकी है और काफी समय तक ये खेले और एक चमकदार खिलाड़ी के रूप में दोनों ही खिलाड़ियों की छवि रही है। और जिस तरीके का जो इंडिकेशन था महेंद्र सिंह धोनी का कि अब वो एक ऐसा कोर ग्रुप बनाना चाहते हैं जो अगले 10 साल, 5 साल, 7 साल के लिए कम से कम इसके साथ वो स्टिक कर सकें, जैसे कि उन्होंने पहले बनाया था। और उस टीम ने लगभग 10 साल तक जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया धोनी के अंदर। तो एक नई टीम बनाने की कोशिश वहां भी है। जहां तक लसित मलिंगा का सवाल है, पिछले साल आईपीएल में भी वो नहीं खेले थे और अब उनको जो है नहीं चुना गया, नहीं रिटेन किया गया है। तो यही कारण मुझे लगता है कि अब मुंबई इंडियंस के पास भी यंग क्रॉप जो है काफी अच्छी है। बॉलिंग जो उनकी आप जब देखेंगे तो काफी शानदार गेंदबाज उनके पास नजर आते हैं बतौर तेज गेंदबाज। तो ऐसी सूरत में अब लसित मलिंगा की उपयोगिता उतनी ज्यादा शायद उनको नजर नहीं आती, जिसकी वजह से उन्होंने उनको रिटेन नहीं किया है। और अब खबर ये भी आ गई है कि लसित मलिंगा ने अब संन्यास की भी घोषणा कर दी है, जहां तक आईपीएल का सवाल है। 2 और खिलाड़ी हैं जिन्हें T20 स्पेशलिस्ट माना जाता है, एक बल्लेबाज हैं और एक गेंदबाज। दोनों अलग अलग टीमों से खेलते रहे हैं। एक ग्लेन मैक्सवेल हैं, किंग्स 11 पंजाब ने उनकी छुट्टी कर दी है। वहीं संदीप लमिछाने जो काफी जिनको माना जा रहा था कि बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, स्पिनर हैं, नेपाल के हैं, उनको दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज कर दिया है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैक्सवेल का जो प्रदर्शन रहा है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा पिछले साल। उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और मैक्सवेल जैसा खिलाड़ी अगर आपको डिसअपॉइंट करता है लगातार, तो फिर सिर्फ नाम रखने से फायदा नहीं है। अब एक नए विजन के साथ मुझे लगता है कि टीमें आगे बढ़ रही हैं। सिर्फ नाम बड़ा होना ये सफलता की गारंटी नहीं है। ऐसी सूरत में अब यहाँ पर इन्वेस्ट जो है संभवतः यंगस्टर्स से किया जाएगा, वो खिलाड़ी जो कि आगे जो है बढ़िया कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली टीम के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। मैक्सवेल कह सकते हैं दोहरे मन से खेलते हुए आईपीएल 2020 में नजर आए थे। जहां तक लमिछाने का सवाल है, क्योंकि दिल्ली की टीम के पास स्पिन गेंदबाजों की कमी नहीं है और लगातार वो बाहर ही बैठते रहे हैं, तो शायद उनको जो है रख करके कोई फायदा नहीं है। शायद कोई और टीम पिक कर लेगी जिनको जरूरत है, तो शायद इसी वजह से भी उनको जो है रिलीज कर दिया गया। क्योंकि वहां पर देखें तो अक्षर पटेल हैं, अमित मिश्रा हैं, इसके अलावा और भी कुछ गेंदबाज उनके पास हैं जो स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं। और क्योंकि ये विदेशी हैं, तो बतौर विदेशी स्पिन गेंदबाज जो है खिलाने की स्थिति में दिल्ली की टीम अब तक नजर नहीं आई संदीप लमिछाने को। तो इस वजह से ही मुझे लगता है कि उनको जाने दिया और शायद जिस टीम को जरूरत लगेगी वो टीम जरूर पिक कर लेगी इनको ऑप्शन में। तो यहीं अब दिन भर में खबरों और उनके एनालिसिस के सिलसिले को विराम देंगे, लेकिन जाने से पहले आपको एक ईमेल पढ़कर सुनाते हैं। ये ईमेल हमें भेजा है आलोक मोहन ने। लिखते हैं, मैं नियमित आज तक रेडियो के कार्यक्रम सुनता हूँ और समझ में ना आने वाली खबरों को सरल भाषा में पेश करना काबिल तारीफ है। तो आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नियमित हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, यही मोहब्बत, यही प्यार बनाए रखिए। और जो आपने खबरों को सरलता से पेश करने की बात कही, उस पर मुझे शुक्रिया अदा करना बनता है अपने तमाम एक्सपर्ट्स का और विषयों के जानकारों का, जो अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं और बेहद आसानी से आपको कठिन से कठिन मुद्दे समझा जाते हैं। और इस शो की मिक्सिंग कर रहे कपिल देव सिंह का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो साउंड की मदद से इसे रोचक बनाते हैं। और मैं हूं अमन गुप्ता, हर रोज इस कार्यक्रम को प्रोड्यूस करता हूं, आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। फिलहाल विदा लेने का वक्त हो गया है, अब आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।